अगर आपसे कोई बोले कि ए ने बी को जान से मार दिया है, तो ऐसे केस के अंदर आपके एकदम दिमाग में क्या बात आएगी? या तो मर्डर किया होगा या कल्पेबल होमोसाइड किया होगा। लेकिन आपको साथ में एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप एक लॉयर हैं या अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, तो आपके दिमाग में एक टर्म आनी चाहिए कि भाई ये होमोसाइड है। अब बाद में आपको फैक्ट्स जब पता लगेंगे कि दोनों के बीच में लड़ाई थी, लड़ाई के अंदर इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई हुई, फिर ए ने बी का मर्डर कर दिया या कल्पेबल होमोसाइड कर दिया, वो फिर बाद के अंदर देखी जाएगी कि ए की बी की लड़ाई थी, तो आपस में दोनों ने एक दूसरे का इंटेंशन थी ए की बी को जान से मारने की, तो मर्डर किया है। लेकिन अगर ए के पास पूरी की पूरी पावर थी या पूरी लॉफुल तरीके से वो बाउंड था या उसे परमिशन मिली हुई थी, या फिर ए जो एक पुलिस वाला था उसको अपने सुपीरियर ऑफिसर से पूरी परमिशन मिली हुई थी कि तुम्हारे को जो है बी को अनकाउंटर करना है या फिर ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इसे तुम्हें पकड़ना है, और अगर पकड़ नहीं पाते हो तो तुम इसे जान से भी मार सकते हो, तो ऐसे केस के अंदर वो पुलिस वाला जनरल डिफेंसेस के अंदर भी बच जाएगा। तो इन सारी बातों के पहले मर्डर है, कल्पेबल होमोसाइड है या फिर मारा है, जनरल डिफेंसेस में जाएगा या नहीं जाएगा, इन सारी बातों से पहले आपके दिमाग में एज अ लॉ स्टूडेंट और एज अ एडवोकेट या फिर एज अ लॉयर एक ही बात आनी चाहिए कि ये जो है होमोसाइड है। अब होमोसाइड का मतलब क्या होता है? होमोसाइड का मतलब होता है कि अगर एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग को जान से मार देता है तो उसे बोलते हैं होमोसाइड। मर्डर या कल्पेबल होमोसाइड नहीं बोलते। तो आपको एक एज अ लॉ स्टूडेंट या एक एडवोकेट होने के नाते ये टर्म पता होनी चाहिए। उसी से ही आपकी पर्सनैलिटी जो है वो दूसरे एक कॉमन मैन के पर्सनैलिटी से अलग प्रेजेंट करेगी कि आप एक एडवोकेट हैं, आप एक लॉयर हैं और आप एक लॉ स्टूडेंट हैं। जब आप ऐसे टर्म यूज करेंगे कि अगर ए ने बी को जान से मार दिया तो वो होमोसाइड माना जाएगा, ना कि एक कॉमन मैन जैसे सोचता है कि मर्डर कराया या कल्पेबल होमोसाइड हुआ है। वो बातें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। ये मर्डर या कल्पेबल होमोसाइड या जनरल डिफेंसेस में जाएगा। ये बातें जब आएंगी जब आपको फैक्ट्स पता होंगे कि इन दोनों की अब लड़ाई थी या नहीं थी, या फिर अनजाने में किसी के ए ने बी का अनजाने में डेथ कर दी हो, या फिर जानबूझ के डेथ करी हो, या फिर ए ने उसके पास पूरी पावर थी, अपने सुपीरियर ऑफिसर से वो परमिशन लेके आया था, लॉफुल तरीके से वो बी को जो है जान से अगर मार देता है, तब कैसे मर्डर या तब कैसे कल्पेबल होमोसाइड आप चार्ज लगा देंगे? तो इसीलिए होमोसाइड जो वर्ड है आपको दिमाग में सीखना पड़ेगा, ये टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ लॉ स्टूडेंट और एक एडवोकेट के लिए। तो अगर आपको पूरी यूट्यूब के अंदर ऐसा कोई भी एक्सप्लेनेशन दे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इसी वजह से मैं भी आप सभी लोगों से एक्सपेक्ट करूंगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच पाए और अच्छी आपको नॉलेज मिल पाए। तो आज का हमारा टॉपिक जो है जनरल डिफेंसेस के ऊपर, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाया, और उसी के साथ में मैंने आपको एक नई बात बताई होमोसाइड, कि होमोसाइड हम कब सोच सकते हैं, व्हेन वन ह्यूमन बीइंग किल्स द अनदर ह्यूमन बीइंग, इसको हम होमोसाइड वर्ड बोलते हैं। तो जनरल डिफेंसेस क्या होता है? जनरल डिफेंसेस हमारे आईपीसी के अंदर सेक्शन 76 से 106 के अंदर मेंशन है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन जो है जनरल डिफेंसेस के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। तो सबसे पहले जनरल डिफेंसेस का एक दो वर्ड का जो मतलब है वो समझ लेते हैं कि जनरल का मतलब इस टॉपिक के अंदर बताया हुआ है एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड, पहली बात। और डिफेंसेस, ये डिफेंसेस हमेशा अवेलेबल होंगे, हमेशा उसको जो एक्यूज होगा उसको मिले जाएंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे कि अगर ए ने बी का जान से मार दिया, ए ने बी को जान से मार दिया और पता लगा बाद में फैक्ट्स पता लगे कि ए तो पुलिस ऑफिसर था, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था और बहुत बड़े मिशन पे काम कर रहा था, और वो बी बहुत बड़ा क्रिमिनल था, और इसीलिए ए को पूरी पावर थी, लॉ की तरफ से भी पावर थी कि तुम जो है बी को मार सकते हो जान से। अगर ए जो है पुलिस वाला होने के नाते मारता है तो ऐसे केस के ऊपर ए के ऊपर कोई चार्ज लगेगा? कोई मर्डर का चार्ज लगेगा? कोई कल्पेबल होमोसाइड का चार्ज लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सेक्शन 76 जनरल डिफेंसेस के तौर पे जो ए पुलिस वाला था वो बच जाएगा। अब इसके अंदर कैसे बचेगा? अब एक कॉमन सेंस की अगर आप बात सोचेंगे, गिल्टी माइंड होना इसके अंदर एब्सेंस है। अब ए की इंटेंशन थोड़ी ना थी, ए की कोई दुश्मनी थी बी के साथ? बिल्कुल भी नहीं थी। ए को जो है पूरी की पूरी इंटेंशन थी कि मेरे को अपने देश को जो है अपने सोसाइटी को जो है बचा के रखना है और दंगे जो हैं और क्राइम रेट जो है कम हो जाए, इसीलिए क्रिमिनल्स को जो है मारना जरूरी है या पकड़ना जरूरी है। ऐसे केस के अंदर ही ऐसी इंटेंशन के साथ अगर वो काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसे केस के अंदर गिल्टी माइंड कहां से आ गया? कोई दुश्मनी थोड़ी ना थी ए की बी से। तो इसीलिए अगर कोई भी एक्यूज्ड
किसी चार्ज में कन्विक्ट होता है या उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही होती है और जो एक्यूज है उसे लगता है कि मेरे ऊपर जो है गलत चार्ज लगाया गया है या फिर मैं जो है इनोसेंट हूं, मैंने तो पूरी की पूरी कानूनी रूप से सही तरीके से मैंने तो अपने एक्ट को करा था, तो ऐसे केस के अंदर पहले उसे एक बात प्रूव करनी पड़ेगी एक्यूज को कि भाई तेरे दिमाग में जो है गिल्टी माइंड नहीं था, तेरा इरादा जो है सही था, तेरा इरादा गलत नहीं था कोई भी एक्ट करने का या किसी को जान से मारने का। अगर तुम जान से भी किसी को मार रहे हो, अगर तुम ए जो है ए और बी सामने खड़े थे, बी जो है ए के ऊपर गोलियां चलाने को हो रहा है या मार भी चुका है, तो ऐसे केस के अंदर ए तो अपनी जान बचाने के लिए बी को मारेगा। तो ऐसे केस के अंदर अगर ए गोली चलाता है बी की तरफ और बी अगर मर जाता है, तो ऐसे केस के अंदर उसको जनरल डिफेंसेस के अंदर ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई तेरा गिल्टी माइंड नहीं था, तो अपने आप की जान बचाने के लिए जो है सामने वाले को तूने जान से मारा, ये प्रूव करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात और पहली बात, एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड यहां पे गलत इरादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब गलत इरादे का मतलब ए और बी हैं, ए के मन में ए और बी के आपस में लड़ाई थी, ए जो है बहुत ज्यादा इससे लड़ाई करता था बी के साथ। एक दिन ए गया बी के घर पे और शूट करके आ गया, जान से मारकर आ गया। अब मैंने क्या बताया था विडियो के स्टार्टिंग में, होमोसाइड हुआ है। अब होमोसाइड पता कैसे लगेगा कि होमोसाइड हुआ है? अब इसके बाद मर्डर है, कल्पेबल होमोसाइड है, अब आपको फैक्ट से पता लगेगा जो मैं आपको बता रहा हूं कि ए और बी की लड़ाई थी आपस में, ए जो है बी के घर पे गया और शूट करके आ गया। होमोसाइड के साथ साथ इससे बोलेंगे मर्डर, कि ए ने जो है मर्डर कराया, मर्डर कमिट कराया, तब जो है वो इस केस के अंदर जनरल डिफेंस में जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पे जो है एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड थोड़ी ना है। ए के तो मन में बात थी कि भाई मैं तो जान से मारना ही मारना है, तो यहीं पे गिल्टी माइंड आ गया, मर्डर की इंटेंशन आ गई। तो इस केस के अंदर हम इस सिचुएशन में जनरल डिफेंसेस के अंदर ए जो है अपने आप को बचा नहीं सकता है, उसे सजा 302 के तहत लगेगी। तो इस केस के अंदर जो हम बात करेंगे जनरल डिफेंसेस के टॉपिक के अंदर, वो उसी कैटेगरी के अंदर बात करेंगे जब बंदा इनोसेंट है, जब बंदे का गलत इरादा नहीं था लेकिन उसकी सिचुएशन के हिसाब से उसको वो एक्ट कमिट करना पड़ा। तो इस केस के अंदर वो अपने आप को बचाने के लिए जनरल डिफेंसेस सेक्शन 76 से 106 के अंदर अपने आप को बचा सकता है। अब इसके अंदर बात आती है अवेलेबल, ऑलवेज अवेलेबल ऑन द एक्यूज्ड। अब जो मैंने आपको इतनी देर से समझा रहा हूं कि ए ने बी को जान से मार दिया, तो ऐसे केस के अंदर ए क्या है? ए तो एक्यूज हुआ। अब जो जान से मरा है वो उसके सपोर्टर्स जी, तो उसके साथी ही तो ए के खिलाफ केस करने गए हैं कि भाई इस बी हमारे साथी था, बी को जो है जान से मार दिया गया है ए की तरफ से, ए ने हमारे साथी को जान से मार दिया है। अब इस केस के अंदर ए क्या हुआ? ए तो भाई मुजरिम हुआ, एक्यूज हुआ। अब मुजरिम जो है अपने आप को बचा रहा है, अब बचाने के लिए डिफेंस लाएगा, तो डिफेंस अगर वो ला रहा है अपने आप को बचाने के लिए तो वो जनरल डिफेंसेस के लिए ही तो लाएगा। तो इस बात के अंदर इन सारी बातों से आपको एक बात समझ में आ गई कि ये जो डिफेंस है, ये डिफेंस कौन लाता है? जनरल डिफेंसेस के अंदर हमेशा एक्यूज लाता है। एक्यूज अपने बचाव के अंदर ये प्रूव करता है कि मैंने जान से तो मारा है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन मैंने किस लिए मारा? क्योंकि अगर मैं नहीं मारता तो मेरी डेथ हो जाती, मैं जान से मारा जाता, तो इसीलिए मैंने इसको जान से मारा है। अगर कोर्ट जो है ये कोर्ट के अंदर ये बात प्रूव हो जाती है और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है, तो आपको बहुत कम से कम सजा या फिर आपको बाइज्जत बरी कर देता है। तो जनरल डिफेंसेस का नॉर्मल एक सिंपल भाषा में ये मतलब होता है हमारे आईपीसी के अंदर, जो हमारा 76 से 106 के अंदर कवर होता है। अब इसके अंदर थोड़ी आगे बात करते हैं। इन सारी बातों के अंदर सबसे पहली बात आपको दो बातें तो बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड, और इसके अंदर जनरल डिफेंसेस ऑलवेज अवेलेबल ऑन द एक्यूज। हमेशा जनरल डिफेंसेस एक्यूज को मिलेंगे। अब वो कब मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, इतनी सारी एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं वीडियो के स्टार्टिंग में, आपको समझ में आए होंगे। अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो आती है, सेक्शन 105 हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो क्या बताता है कि द बर्डन ऑफ प्रूफ लाई होता है ऑलवेज ऑन द एक्यूज। ये तो नॉर्मल बात है कि मैंने आपको बताया जो डिफेंसेस हैं, डिफेंसेस अपने डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए कि भाई मैंने जान से मारा तो है, लेकिन मैंने क्यों मारा है, जैसा आप पहले मेरी बात सुनिए, मैंने मारा क्यों है, मैंने किस सिचुएशंस में मारा है। अगर मैं नहीं मार पाता, अगर मैं नहीं मारता तो मैं मर जाता। तो इसीलिए जनरल डिफेंसेस ये सारी बातें कौन बोलेगा? एक्यूज बोलेगा। मैं आपको इतनी देर से क्या वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रहा हूं, तो ये एक्यूज को प्रूव करना पड़ेगा ना, ये प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूव करने का सेक्शन कहां पे मेंशन है, ये बात कहां लिखी हुई है कि ये जो प्रूव करने वाली बात है ये एक्यूज के ऊपर लाई करेगी, ये बात लिखी कहां है? हमारा सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है कि भाई अगर तुम कोई भी अपनी बात बोल रहे हो ना, तो उस बात को तुम्हें कोर्ट के अंदर प्रूव करना पड़ेगा। ऐसे बिना प्रूव करे तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं करा जाएगा। अगर एक्यूज बोल रहा है कि मैंने जो है मारा है,
ए जो है बोल रहा है, एक्यूज्ड है, ए बोल रहा है मैंने बी को तो मारा है, लेकिन मैंने इसलिए मारा है क्योंकि अगर मैं नहीं मारता बी को तो मेरी डेथ हो जाती। तो अगर ये बात बोलता है जनरल डिफेंस के अंदर, तो उसको प्रूव करनी पड़ेगी ये बात। अब प्रूव करने के लिए एविडेंसेस लाने पड़ेंगे। तो ये प्रूव करने वाली बात जो है कहां लिखी है? सेक्शन 105 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। अब थोड़ा और आगे बात करते हैं। मिस्टेक, अब जो जनरल डिफेंसेस है पूरा का पूरा टॉपिक है सेक्शन 76 से 106 के अंदर। इसके अंदर दो बातें आती है कॉमन, सिंपल दो बातें आती है। यहां पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स आता है, मिस्टेक ऑफ लॉ आता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स बहुत बढ़िया एग्जांपल है, अभी मैं आपको थोड़े 2 मिनट बाद बताऊंगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है। सबसे पहले मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स का, इससे पहले मैं आपको बता दूं मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर ए और बी हैं, दोनों की आपस में लड़ाई थी, ए जो है बी के घर गया और शूट करके आ गया, तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए? ए ने बी को जान से मारा है, होमोसाइड करा है उसने। अब मैंने फैक्ट्स बताए कि ए और बी की लड़ाई थी, ए जो है बी के घर गया और शूट करके आ गया। इस केस के अंदर होमोसाइड के साथ साथ आपका दिमाग में एकदम आना चाहिए भाई बंदे ने मर्डर करा है, क्योंकि शूट करा है ना, गन वेपन यूज करा है, वेपन गन यूज करा है, शूट करा है, तो ऑब्वियस मर्डर होगा। तो इस केस के अंदर अगर एक्यूज को जो ए को पकड़ लिया गया, अब कोर्ट के अंदर इसकी प्रोसीडिंग चली, जज ने बोला कि तुमने ए ने बी का मर्डर करा है, तो जज पूछेगा तुमने क्यों करा? कहना मेरी लड़ाई थी और मैंने इसलिए मर्डर कर दिया। अब जज पूछेगा कि तुम्हें पता है कि तुमने कितना बड़ा अपराध करा है और तुम्हारे को जो है कौन सी धारा लगेगी, तुम्हें कानून पता है? ए बोलेगा जैसा मुझे नहीं पता था कानून, मैंने को तो मेरी लड़ाई थी तो मैंने तो उसको शूट कर दिया और मैंने उसको जान से मार दिया, मेरे को कानून वगैरह कुछ नहीं पता, ना मुझे ये पता कि मैंने अपराध करा भी है नहीं भी करा। अगर ये बात ऐसा कोर्ट के अंदर जज के आगे अगर एक्यूज बोलेगा तो ये कोई बात पे भरोसा करेगा? कोई इस बात का बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर साफ साफ ये वर्ड इसलिए मेंशन है मिस्टेक ऑफ लॉ। अगर कोई भी एक्यूज ये बोलता है कि मुझे कानून नहीं पता, मैंने तो सिर्फ अपराध कर दिया, मेरे को ये नहीं पता कि ये अपराध है भी या नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर कोर्ट साफ बोलता है कि ये हमारा जितना भी कानून है, पूरे देश के अंदर जितना भी कानून है, अगर कोई भी ऐसा अपराध करता है तो हर ये एज्यूम करा जाता है, ये माना जाता है कि उस बंदे को पहले से कानून पता है, उसको सारी बातें पता है कि अगर वो ऐसा काम करेगा तो उसके तहत उसको इतनी सजा मिलेगी। अगर कोई भी ऐसा अपराध करेगा, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको इतना फाइन लगाया जाएगा, इतनी जेल हो सकती है। तो कोर्ट ये बात मानता है कि भाई तुमने कोई भी अपराध करा है तो तुम्हारे को ये अपराध पहले से पता है। अगर तुम ये आगे बोलोगे मुझे अपराध नहीं पता था, मेरे को ये भी नहीं पता कि मैंने अपराध करा है या नहीं करा, तो कोर्ट इस बात को भरोसा नहीं करेगा, ना कि मानेगा। और प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर ऐसे तो हर कोई एक्यूज ये बात बोल के बच जाएगा। तो इसी वजह से जो है इन बातों को मिस्टेक ऑफ लॉ के अंदर माना जाता है। मैंने इसके अंदर इंग्लिश में भी लिखा है, इट इज जनरली प्रिज्यूम दैट एवरी पर्सन नोज द लॉ। ये प्रिज्यूम करा जाता है कि हर एक व्यक्ति को कानून पता होता है कि अगर वो ऐसा एक्ट करता है तो उसके तहत उसको इतनी सजा लग सकती है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको इतनी जेल या इतना फाइन लग सकता है, ये हर एक बंदे को पता होता है, कोर्ट ऐसा एज्यूम करता है। इसीलिए एडवोकेट्स, लॉयर्स जो है एडवाइजर के तौर पे अपने क्लाइंट्स को बचाते हैं, फेवर में उनका केस लड़ते हैं ताकि वो अपने पार्टीज को बचा सके, क्योंकि कोर्ट जो है एज्यूम करता है कि पार्टीज को, दोनों पार्टीज को अपना अपना अपराध पता है, पूरा का पूरा कानून पता है। तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी अभी तक। अब इसके थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो ये जो इंट्रोडक्शन था जनरल डिफेंसेस का, सबसे पहली बात मैंने 2 बातें समझाई थी कि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड होना चाहिए। दूसरा, ये जो जनरल डिफेंस है, अगर डिफेंस है जो ये प्रूव जो है कौन करेगा? एक्यूज करेगा। और ये जनरल डिफेंसेस का जो है ऑप्शन किसके पास होता है? एक्यूज के पास होता है। और बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करता है? एक्यूज के ऊपर लाई करता है। ये कहां पे बात लिखी हुई है? सेक्शन 105 हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। अब इसके अंदर 2 बातें आती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स और मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स मेरे को भी आगे बताना बाकी है, मिस्टेक ऑफ लॉ मैंने बता दिया। अगर कोई कोर्ट के अंदर ये बात बोले कि मुझे तो कानून पता ही नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने कोई अपराध करा भी है नहीं भी करा, तो ऐसे केस के अंदर कोर्ट ये बात नहीं मानेगा, क्योंकि कोर्ट एज्यूम करता है कि एवरी सिटीजन नो द लॉ। अब इसके अंदर सबसे पहला सेक्शन जो है 76 सिर्फ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूं, और बाद के सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो 76 सेक्शन हमारे को क्या बताता है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स बाउंड बाय द लॉ। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, तो वो इसलिए ही मैंने बोला, तो वो सेक्शन 76 के अंदर आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 76। इसी के बेसिस के ऊपर ही सीधा सीधा इसकी इलिस्ट्रेशंस पेपर के अंदर पूछ लेते हैं और आपसे पूछते हैं कि कौन से सेक्शन के अंदर ये कवर होता है। सेक्शन 76 मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स बाउंड बाय द लॉ। इसके अंदर 2 बातें कवर होती हैं सिंपल, कि एक्ट डन बाय द पर्सन बाउंड बाय द लॉ।
कोई भी ऐसा एक्ट करा गया है उसको कानूनी रूप से अधिकार दिया गया है और उसको अधिकार मिलने के बाद उस बंदे ने वो जो है एक्ट करा है। और दूसरा, मिस्टेक बाय अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ही इज बाउंड बाय द लॉ। एक बंदे ने गलती करी है, लेकिन वो गलती करी तो है, लेकिन उसको कानूनी रूप से पूरा अधिकार था कि भाई अगर तेरे से गलती भी हुई है तो भी तो बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो गई होगी, तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दो एग्जांपल है सिंपल। एक्ट डन बाय द पर्सन बाउंड बाय द लॉ, इसका एग्जांपल के रूप में ये बता सकते हैं कि अगर एक सिपाही है, सोल्जर है, वो बैटल फील्ड के ऊपर बैठा हुआ है, उसके सुपीरियर ऑफिसर ने उसको ऑर्डर करा कि सामने से एक अपराधी टेररिस्ट भाग रहा है, तुम उसे शूट कर दो। और जो सिपाही बैठा हुआ था उसने अपने सुपीरियर ऑफिसर का ऑर्डर फॉलो करा और उस टेररिस्ट को शूट कर दिया। तो ऐसे केस के अंदर ना तो मर्डर होगा, ना कल्पिएबल होमिसाइड होगा, सीधा उस सोल्जर को, उस सिपाही को जनरल डिफेंसेस के अंदर सेक्शन 76 के अंदर बचा लिया जाएगा। सेक्शन 76 ने उसको पूरी पावर दे दी गई है कि अगर तुम्हारा कोई भी सुपीरियर ऑफिसर, तुम्हारा जो है ऑफिसर तुम्हारे को ऑर्डर कर रहा है कि तुम उस टेररिस्ट को जान से मार दो, तो ऐसे केस के अंदर कौन सा मर्डर, कौन सा कल्पिएबल होमिसाइड, कोई भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि कानूनी रूप से उस सिपाही के पास पूरी की पूरी पावर है, पूरी की पूरी उसके पास अथॉरिटी है, कानूनी रूप से इसके पास पूरा अधिकार है कि वो जान से मार सकता है किसी भी टेररिस्ट को। तो इसी वजह से ना तो उसके ऊपर कोई मर्डर का चार्ज लगेगा, ना कोई कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा। तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर कानूनी रूप से लॉफुल तरीके से उसको पूरा अधिकार है अपने एक्ट को करने का, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन कुछ भी कौन सा कर सकता है एक्ट जिसमें कानूनी रूप से उसको पूरा अधिकार दिया गया हो, तो वो हमारा बताता है एक्ट डन बाय द पर्सन बाउंड बाय द लॉ। सिंपल एग्जांपल है। अब दूसरा एग्जांपल, जो आखिरी एग्जांपल हमारा बात करता है, मिस्टेक बाय अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ही इज बाउंड बाय द लॉ। इसके अंदर सिंपल मतलब है, एक कांस्टेबल है और एक इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर ने अपने कांस्टेबल को बोला कि एक बी नाम का बंदा इस जगह पर रहता है, तुम उसकी गली में जाओ और उस बी को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में ले आओ। आपको फैक्ट समझ में आ गए। एक इंस्पेक्टर ने अपने कांस्टेबल को बोला कि एक बी नाम का बंदा है, वो इस गली में रहता है, तुम उसकी गली में जाओ और उस बंदे को, बी को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में मेरे सामने लाके खड़ा करो। अब कांस्टेबल जाता है उस गली के अंदर और अचानक की बात है उसी गली में दो बंदे एक ही नाम के रह रहे होते हैं। मतलब जो बी नाम के बंदे को पकड़ना था, उसी के सेम नाम का बंदा एक दूसरा भी उसी गली में रहता था। अब कांस्टेबल पूछने लगा गली में जाके, अब कांस्टेबल ने उसके घर चला गया, जो दूसरे नाम का बंदा था, जिस बंदे को अरेस्ट करना था वो उसके पास कांस्टेबल नहीं पहुंचा। सबसे पहले घर वो उसी के पास गया कि आपके घर में बी रहता है, हाँ जी मेरा नाम बी है। तो कांस्टेबल जो एकदम उसको अरेस्ट करके ले गया और इंस्पेक्टर के सामने लाके खड़ा कर दिया कि ये लीजिए, ये रहा बी नाम का बंदा जो आपने मेरे से बोला था अरेस्ट करने के लिए। अब इंस्पेक्टर बोले ये किसे अरेस्ट करा है, मैंने तो किसी और को बोला था, तुझे किसी और को अरेस्ट करके ले आया। तो ऐसे केस के अंदर कांस्टेबल बोला अरे उस गली में दो नाम के बी रहते थे, तो मैं गलती से किसी अनजान बंदे को, किसी इनोसेंट बंदे को गिरफ्तार करके ले आया। और इस केस के अंदर अब बात आती है कि वो जो इनोसेंट बंदा है वो क्या कांस्टेबल को लायबल किसी चीज के ऊपर बना सकता है? तो इसका आंसर होगा नो। सेक्शन नंबर 76 अगर हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर साफ साफ बोला हुआ है कि कांस्टेबल के पास पूरी की पूरी पावर इंस्पेक्टर की तरफ से दी गई थी कि भाई तुम्हारे को अरेस्ट करने की पावर है। वो कांस्टेबल जो वो अरेस्ट कर रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती हो गई, उसने बंदे को जो है अरेस्ट किसी और को करना था, किसी और को कराया। तो ऐसे केस के अंदर कांस्टेबल के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि वो पूरे के पास, उसके पास पूरी पावर थी। अब यहीं अगर कांस्टेबल जो है अपने मन मर्जी से किसी भी बंदे को उठा के ले आया, ना उसके पास किसी की, ना उसे कोई ऑर्डर आया, ना उसके पास पावर दी गई है कि तुम उस बंदे को अरेस्ट करके ले आओ, ऐसे केस के अंदर कांस्टेबल बिना वजह अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी भी बंदे को उठा के अरेस्ट करता है, ऐसे केस के अंदर कांस्टेबल लायबल होगा। लेकिन जो मैंने आपको अभी इससे पहले एग्जांपल बताया था, उस केस के अंदर जनरल डिफेंस के अंदर सेक्शन नंबर 76 की मदद से कांस्टेबल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी की पूरी वीडियो, सबसे पहले हमने होमोसाइड का बात समझी थी, जनरल डिफेंसेस का इंट्रोडक्शन समझा था, फिर हमने एक सेक्शन पढ़ा है सेक्शन नंबर 76, आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अगर ऐसी वीडियोस और देखनी है तो आप मैं आपसे एक ही चीज डिमांड करूंगा कि आप अगर मेरा मोटिवेशन अच्छा रखना चाहते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियोज़ बनाना सीखना चाहते हैं, टॉपिक्स को सीखना चाहते हैं, और मैं अगर और वीडियोज़ बनाऊँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, पूरी वीडियो देखा करिएगा, और अपने साथी बंदों को आप मेरी वीडियोस शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि एक कमेंट और एक लाइक से मेरा और एक सब्सक्राइबर से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।